हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 34 और 35 कंप्लीट करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने 34 का त्वचा वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब यहाँ मैंने बोला था कि विषवेग के लक्षण और चिकित्सा दोनों साथ में करेंगे, है ना। तो यहाँ पहले विषवेग स्टार्ट करते हैं। विषवेग में क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चरक ने जो है 8 वेग बताए हैं और सुश्रुत ने 7 वेग बताए। कई बार सिंपल यही क्वेश्चन आ जाता है और 7-8 में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सिंपल याद रखिएगा। सुश्रुत भी 7 से शुरू होता है, सब 7, ओके, 7 सुश्रुत के, ठीक है। सिंपल सबसे पहले याद रखिएगा। अब इसमें रेफरेंस लिख लीजिए। चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में विषवेग का वर्णन किया है और सुश्रुत ने कल्प स्थान अध्याय 2 में 7 वेग बताए, ठीक है। अब चरक का करते हैं। चरक ने पहले कौन से 8 वेग बताए चरक ने, है ना। तो इन्होंने पहला बताया है। प्रथम वेग में क्या बोला है, रस की विकृति होती है, ठीक है। देखो, रस, रक्त, मांस, मेद ऐसे ही शुरू होगा तो पहले रस में जाएगा, ठीक है। तो चरक सिंपल बोलते हैं कि पहले किसकी विकृति बताई है, रस की विकृति बताई है। इसके लक्षण भी यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ इन्होंने नहीं बताया है। तो देखिए, रस विकृत होगा तो क्या होगा, सिंपल, आप रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझेंगे तो आपको जल्दी क्लिक करेगा। रस होगा तो तृष्णा होगा, मोह होगा, दंतहर्ष होगा, है ना, प्रमेह होगा, ठीक है। वमथु होगा, मतलब वॉमिटिंग जैसा लगेगा क्योंकि रस ही अपना खराब हो रहा है। तो प्रसेक होगा, मुंह में से लाल निकलेगी और एकदम से आपने समझिए आपने जहर खाया, है ना। स्थावर विष के लक्षण अपन बता रहे हैं। स्थावर विष मतलब जो अपने पेड़ पौधे रहते हैं, जो भी खाने का पॉइजन होता है ना, तो पॉइजन आपने खाया तो सबसे पहले क्या होगा, प्यास लगेगी, मोह होगा, चक्कर आएंगे, दंतहर्ष होगा, है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रसेक होगा, वमथु वमन जैसा लगेगा और क्लम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है दंतहर्ष पे, इसलिए मैं आपको यहाँ इनके लक्षण लिखवा रही हूँ, ठीक है। यहीं ऐड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड वेग में क्या होता है, सेकेंड वेग में कहाँ जाएगा, रक्त प्रदोषज विकार हो जाएंगे, रक्त की विकृति हो जाएगी और इसमें सबसे मेन है वो है तमक श्वास, ठीक है। रक्त है और तमक श्वास होता है। तो देखो, इन्होंने यहाँ ऐड भी कर दिया है कि तमक श्वास लक्षण ये आया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तमक श्वास किस वेग में बताया गया है, तो सेकेंड वेग में बताया है चरक ने। इसके अलावा ऐड कर लीजिए मूर्छा, ठीक है, वेवर्ण, वेपथु, जृंभा और तमक श्वास और भ्रम, ठीक है। तो ये जो लक्षण है ये किसके हैं, सेकेंड वेग के। अब थर्ड वेग में क्या बोला इन्होंने, मांस की विकृति होती है। थर्ड वेग में सिंपल बताया है कि मांस की विकृति होती है। तो मांस विकृत होगा तो वही मंडल, कोट, कंडू, ठीक है, ये तो आप लगा दोगे। मांस विकृति होती है, इसके लक्षण हो जाएंगे मंडल हो जाएगा, कोट, कंडू हो जाएगा। चौथे दोष में सर्वदोष प्रकोप होता है, याद रखिएगा, क्योंकि सुश्रुत ने सर्वदोष प्रकोप पंचम में बताया है। तो चरक क्या बोलते हैं कि चारों दोष का प्रकोप कर देते हैं चरक, सिंपल याद रखिएगा। चारों दोष का प्रकोप किसने बताया है, चरक ने। 4 मतलब चौथे वेग में सर्वदोष प्रकोप बताया है, ठीक है। इसमें लक्षण लिख लीजिए, छर्दी, अंगसूल, दहा और मूर्छा, ठीक है। एम आई क्लियर, समझ आ रहा है। फिर पंचम वेग में लिखिएगा नीलादिनाम तमसो, तो इसका लिख लीजिएगा तमहा प्रवेश, ठीक है। 5वें में क्या हो जाएगा, तमहा प्रवेश हो जाएगा। तो बहुत IMP है, कई बार क्वेश्चन आया है ये कि तमहा प्रवेश किस वेग में बताया है, तो 5वें वेग में बताया है, ठीक है। विविध नील आदि वर्ण दिखाई देते हैं और तमहा प्रवेश होता है, ठीक है। छठे वेग में हिक्का, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते इसमें, ठीक है। 7वें वेग में स्कंद भंग और 8वें में मृत्यु, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि तमक श्वास सेकेंड वेग में है, मूर्छा सेकेंड वेग में है, मोह पहले वेग में है, दंतहर्ष पहले वेग में है, मंडल, कोट, कंडू तीसरे वेग में है, सर्वदोष का प्रकोप, चारों दोष प्रकोप होंगे तो 4 यानी चौथे वेग में है, चरक ने बताया है। तमहा प्रवेश 5वें वेग में बताया है, हिक्का 6ठे में है, 7वें में स्कंद भंग है और 8वें में मृत्यु है, ठीक है। अब आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 7 वेग बताए हैं। कहाँ बताएं, सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 2 में। पहला इन्होंने बताया है तो इसका ट्रिक लिख लीजिए SMS, ठीक है। SMS जीतू का, SMS जीतू में जाएगा स्याव, M से आ जाएगा मूर्छा या मूर्छा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, और श्वास, और जीतू का यानी जीवा। तो जीवा कैसी हो जाएगी, स्याव वर्ण की हो जाएगी, मूर्छा होगी और श्वास। देखो, इन्होंने श्वास पहले वेग में बताया है जबकि चरक ने श्वास सेकंड वेग में बताया है, इसलिए तमक श्वास इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो SMS जीतू का आप एक कोई का याद कर लोगे, सेकंड आप लगा ही दोगे। SMS जीतू का पहले वेग के लक्षण बताए गए हैं, SMS यानी श्वास, ठीक है, स्याव वर्ण की हो जाएगी, मूर्छा हो जाएगी, जीवा, ठीक है। तो ये हो जाएगा SMS जीतू का। सेकेंड वेग में क्या होता है, विष जो होता है वो जीवा से कहाँ चला गया, अमाशय में चला गया,
ठीक है। वेपथु हो जाएगा हृदय वेदना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ऐड कर लीजिए, हृदय में वेदना हो जाएगी, ठीक है, हृदय में वेदना हो जाएगी। तीसरे वेग में क्या होता है, तालुसोस और तीव्र अमाशय सूल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमाशय में तीव्र सूल होगा और तालुसोस हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेत्र विवर्ण का, ठीक है। देखो सुश्रुत के कितने नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं, ठीक है, जबकि इन्होंने तमसा प्रवेश 5वें में बताया, जबकि सुश्रुत तीसरे में बताते हैं कि नेत्र विवर्णता सुश्रुत बोलते हैं तीसरे वेग में होती है। सुश्रुत के 3 वेग होते हैं, ठीक है, 3 नेत्र होते हैं, सॉरी, तो नेत्र विवर्णता तृतीय में आ जाएगी, ठीक है। चौथे में क्या है, चौथे में हिक्का है, इन्होंने छठे में हिक्का बताया है। अमाशय पकवासे में पीड़ा है, ठीक है, तो हिक्का पाक है सिर में, ठीक है, पाक है सिर में, ये किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है, ठीक है, चौथे वेग में बताया है। तो पाक मतलब आ जाएगा पकवासे, है ना, और सिरहासूल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। सिंपल इसमें हिक्का ही इंपॉर्टेंट है, इतना बाकी जितना ज़्यादा करेंगे उतना कन्फ्यूज़न होगा। जो आता है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्वदोष प्रकोप। चरक ने क्या बोला था, चारों दोष प्रकोप होते हैं, मतलब चौथे वेग में बताया था। सुश्रुत बोलते हैं 5वें वेग में सर्वदोष प्रकोप होता है। पर्व भेद इंपॉर्टेंट है, विवर्ण दर्शन, ठीक है, 5वें वेग में विवर्ण दर्शन होगा, सर्वदोष प्रकोप होगा और पर्व भेद होगा, ठीक है। छठे में तीव्र अतिसार, कई बार क्वेश्चन आया है, और बुद्धि एवं प्राणों का नाश बताया है छठे वेग में। स्कंध और कटिपार और मृत्यु, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि सुश्रुत ने किस चीज़ से मृत्यु होना बताई है, तो यहाँ लिख लीजिए श्वासा अवरोध से मृत्यु बताई है, ठीक है। स्थावर विस्वेग में सुश्रुत ने श्वासा अवरोध से मृत्यु बताई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्कंद, कटिपाक और श्वासा अवरोध से मृत्यु 7वें में, है ना, टोटल 7 वेग ही बताए हैं। इसके बाद जो अगला है वो आ जाएगा अपना अगला आ जाएगा विस्वेग की चिकित्सा, है ना। विस्वेग कंप्लीट हो गए, अब अगला आ जाएगा विस्वेग की चिकित्सा। देखिए सिंपल, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि चरक ने 60 वेग बताए हैं, सुश्रुत ने 7 वेग बताए हैं। मैंने उसके लक्षण अपन ने याद कर लिए, ठीक है। रिवीजन करेंगे, आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। जो आते हैं, श्वास आता है, सुश्रुत ने पहले में, चरक ने दूसरे में। सर्वदोष प्रकोप चरक ने चौथे में, सुश्रुत ने 5वें में, ठीक है। वेवर्ण तमा प्रवेश इन्होंने 5वें में, जबकि नेत्र विवर्णता सुश्रुत ने तीसरे में बताई है, ठीक है। श्वासावरोध से मृत्यु सुश्रुत ने बताई। अब इन्हीं का वेग के अनुसार ही इन्होंने चिकित्सा बताई कि यदि पहले वेग के लक्षण है तो आपको उसमें क्या चिकित्सा करनी है, ठीक है। दूसरे वेग के लक्षण आ रहे हैं तो क्या चिकित्सा करनी है, इसके अनुसार स्थावर विष की चिकित्सा बताई है। चरक ने चैप्टर नंबर चिकित्सा स्थान चैप्टर 23 में ही बताया है, और सुश्रुत ने कल्प स्थान 2 में ही 7 में चिकित्सा बताई है, ठीक है। तो आप चरक के लिए कोटेशन लिख लीजिए, तो उससे आपको लाइन से सब याद हो जाएगा। बेबी, ठीक है, बेबी ने छार से काका के संध्या स्थापन के लिए विपरीत विष का पान करती है, ठीक है। तो देखो बेबी सिंपल में मैं अभी पढ़ाऊंगी तो आप उसके साथ पे लिख लीजिएगा। बेबी सबसे पहले क्या आ जाता है, बेबी, तो बा से आ जाएगा वमन, बी से आ जाएगा विरेचन। तो पहले में क्या कराना है, वमन, दूसरे में चलाना है बेबी। किससे करती है, काका का छार से, छार से यानी छारा अगत का पान इन्होंने तीसरे वेग में बताया है, ठीक है। छार से काका, काका से आ जाएगा कपित्थ और काकांड एवं श्रीस का प्रयोग, ठीक है। काका, कपित्थ और काकांड, ठीक है। तो क्या है, बेबी छार से काका के संध्या स्थापन, तो संज्ञा स्थापन क्या है, छठे वेग में, है ना। देखो वमन, विरेचन, छारादक, काका से जाएगा कपित, काकांड और संज्ञा स्थापन, है ना, के लिए विपरीत विष का पान करती है। तो विपरीत विष मतलब प्रतिविष, यदि स्थावर है तो जांगम विष पर कराना है, जांगम है तो स्थावर, तो यहाँ लिख लीजिए प्रतिविष भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पान करती है, पान से आ जाएगा आपका पलाश, बीज चूर्ण और मोरपित्त, ठीक है। तो चरक का याद हो गया, सिंपल कोटेशन है कि बेबी छार से काका के संज्ञा स्थापन के लिए विपरीत विष का पान करती है। वमन, विरेचन, छारागत, कपित्थ, काकांड, संज्ञा स्थापक, प्रतिविष और पलाश बीज चूर्ण, ठीक है। चरक का कोटेशन आपको उसमें कुछ भी नहीं हो, जो आता है वो इसी में ही आता है ना। जैसे आ जाएगा छारागत का प्रयोग उन्होंने किस वेग में बताया है, तो आप अपना कोटेशन रिपीट कर लीजिएगा वहाँ। बेबी
क्षार से काका के संज्ञा स्थापन के लिए विपरीत विष का पान करती है, ये वहाँ ऐड कर लेंगे, है ना। फिर आता है आप सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने भी वेग अनुसार ही चिकित्सा बताई है ना। इसका आपको याद करना पड़ेगा, जैसे चरक का मैंने कोटेशन बना लिया था, तो सुश्रुत का फिर इतना जरूरी नहीं है, उसका जो इम्पोर्टेंट है उसी में बताएंगे। तो इन्होंने वमन पहले में बताया है, इन्होंने भी वमन पहले में बताया है। अगत पान याद रखिएगा कि सुश्रुत ने दूसरे, छठे और सातवें को छोड़कर सभी में अगत पान बताया है, ठीक है। दूसरे वेग में नहीं बताया, छठे वेग में नहीं बताया और सातवें वेग में नहीं बताया। मतलब किस किस में बताया है, पहले में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। तो दूसरे और छठे सातवें को छोड़कर सभी में अगत पान का प्रयोग किया है सुश्रुत ने सबसे पहला, तो आप ये लाइन याद रख लीजिए। इसके अलावा वमन बताया है पहले वेग में। दूसरे वेग में चरक जहाँ केवल विरेचन बताते हैं, सुश्रुत वहाँ वमन और विरेचन दोनों का वर्णन करते हैं, ठीक है। अगत पान इन्होंने तीसरे में भी बताया है, नश्च एवं अंजन, स्नेह मिश्रित अगत पान। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, अब अगत पान है, क्वेश्चन बनेगा स्नेह मिश्रित अगत पान कब बताया है, तो आप वहाँ कंफ्यूज जाएगा। तो याद रखिए कितने प्रकार के स्नेह होते हैं, 4 प्रकार के, घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो स्नेह मिश्रित अगत पान चौथे वेग में बताया है। क्लियर, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। मधु, यष्टि एवं अगत पान, मधु, यष्टि एवं अगत का प्रयोग 5वें वेग में है, ठीक है। नश्च अंजन, देखो सुश्रुत के 3 नेत्र थे, है ना। नेत्र पीड़ा या नेत्र विवर्णता तीसरे वेग में हो रही थी, तो अंजन और नश्च ANA करके भी आप याद कर सकते हैं ना, ANA मतलब अगत पान, नश्च और अंजन। तो अंजन का प्रयोग ऑफकोर्स नेत्र विवर्णता में होगा, है ना। स्नेह मिश्रित, स्नेह 4 प्रकार के होते हैं, तो स्नेह मिश्रित अगत पान चौथे वेग में हो जाएगा। मधु, यष्टि, क्वाथ एवं अगत का प्रयोग 5वें वेग में बताया है। अवपीड़क, नश्च एवं अतिसार, क्योंकि तीव्र अतिसार बताया है 6ठे वेग में। प्राण एवं बुद्धि का नाश हो जा रहा है, तो अतिसार की चिकित्सा और अपीड़क नश्च, ठीक है। अवपीड़क नश्च का प्रयोग कब किया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 7वें वेग में काकपच चिकित्सा बताई है, ठीक, सिंपल, याद हो गया। यहाँ MMS भी कर सकते हैं, मतलब मधु मुलेठी, ठीक है, मधुर मुलेठी युक्त क्वाथ एवं अगत पान, ठीक है। तो MMS यानी मधु मुलेठी और S से आ जाएगा मतलब अगत से आप कर सकते हैं MMA, सॉरी, है ना। इसने 4 प्रकार के होते हैं। देखो दूसरे में दोनों बताए हैं, ऐसा करके याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है सुश्रुत ने वमन किस में बताया और वमन विरेचन दोनों किस में बताया, तो दूसरे में दोनों बताए हैं, ठीक है। यहाँ अपना कंप्लीट होता है विष और विषवेग की चिकित्सा स्थावर विष का। एक बार और मैं रिपीट करते रही हूँ कि अष्टांग बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय में विषवेग के प्रथम में किसकी दुष्टि बताई है, रक्त धातु की, जबकि चरक और सुश्रुत किसकी बोलते हैं, रस की बोलते हैं। जबकि बाघभट्ट का कहना यह है कि रक्त धातु की प्रथम दुष्टि होती है, ठीक है, पहले रक्त धातु दूषित होगा आचार्य बाघभट्ट के अनुसार। इसमें यही पॉइंट एक्स्ट्रा था। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है विषवेग। अब इसके आगे जो है हम गर्भिणी की मासानुमासिक जो परिचर्या है ना, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही में। तो ये जो पूरा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, जैसे विषवेग इम्पॉर्टेंट है वैसे गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या भी इम्पॉर्टेंट है। चरक ने शारीर स्थान अध्याय 8 में बताई है और सुश्रुत ने शारीर स्थान अध्याय 10 में बताई है, ठीक है। ये जो मैं बोलती जा रही हूँ वो प्लीज़ आप नोट करते चलिए, है ना, सुनने से नहीं होगा, सुनने से क्या होगा, आप अभी याद हो जाएगा, आप बाद में भूल जाएंगे। तो प्रथम मास में चरक ने, पहले चरक का देख लेते हैं अपन, शारीर स्थान 8 में बताया केवल दूध, है ना, कुछ नहीं, सिर्फ दूध पीना है पहले मास में, ठीक है। दूसरे मास में मधुर गण से सिद्ध क्षीर, कोई भी मधुर औषध है उससे सिद्ध किया हुआ क्षीर पीना है, ठीक है। तीसरे मास में 3 चीज़ें बताई हैं, दूध, मधु और घृत, ठीक है। तीसरे मास में 3 चीज़ें। नवनीत का प्रयोग कई बार क्वेश्चन आया है। चौथे मास में बताया कितने प्रमाण में, 1 अक्ष प्रमाण में, प्रमाण भी पूछा गया है, 1 अक्ष या 1 कर से भी लिख लीजिए। 5वें मास में फिर क्षीर और घृत अकेला बताया है, ठीक है। तो याद रखना तृतीय में 3 चीज़ें हैं, मधु, दूध और घृत, और केवल दूध और घृत 5वें मास में, ठीक है। 6ठे मास में दूध, घृत और मधुर औषध, ठीक है। 7वें में भी दूध, घृत, मधुर औषध, ठीक है। 8वें में यवागु और दूध और घृत का प्रयोग, और 9वें में अनुवासन वस्ती। तो एक बार उससे पहले भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ कि अनुवासन वस्ती जो है यवागु चरक 8वें में बताते हैं, ठीक है, और वस्ती 9वें में बताते हैं। इसके विपरीत सुश्रुत जो है वो यवागुपान 9वें में बताते हैं और वस्ती 8वें में बताते हैं, ठीक है, उल्टा है। और सुश्रुत ने दोनों वस्ती बताई है और चरक केवल अनुवासन वस्ती बताते हैं,
ठीक है, तो ये आप ऐड कर लीजिए। और एक और यहाँ ऐड कर लीजिए बात कि जो यवागु है उसका भद्रकाप ने निषेध बताया है, ठीक है, कि प्रेग्नेंट लेडी में या जो गर्भिणी है उसमें यवागु नहीं देना है, ऐसा भद्रकाप पे बोलते हैं। और क्यों नहीं देना है? क्योंकि यवागु पीने से जो बच्चे का वर्ण है वो कैसा हो जाएगा? पिंगल वर्ण का हो जाएगा। तो ये भी लिख लीजिए, एक बार कहीं क्वेश्चन आया है। और ये जो अनुवासन वस्ती किससे सिद्ध देना है? मधुर औसत से सिद्ध तेल से, ठीक है, कोई भी मधुर औसत से सिद्ध तेल करके उससे अनुवासन वस्ती देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सुश्रुत। सुश्रुत जी ने क्या बोलते हैं? सुश्रुत ने शारीर स्थान 10 में बताया है, यहाँ ऐड कर लीजिए। तो पहले दूसरे तीसरे मास में इन्होंने मधुर शीत और द्रव्य आहार देने बोला है, दूध नहीं, है ना, मधुर शीत द्रव्य आहार देना है। इन दोनों ने चौथे में नवनीत का प्रयोग बताया है और जांगल मास युक्त आहार बताया है, ये तो याद हो जाएगा। पांचवें में दूध और घृत दोनों ने बताया है। कई बार क्षीर सर्पी का प्रयोग किस मास में आता है? सिंपल ये क्वेश्चन आता है, पहला दूसरा लगाए जाते हैं। क्षीर और सर्पी जो है वो 5वें मास में बताना है, ठीक है, और दोनों के अनुसार सेम है। छठे मास में गोक्षुर या शवद्रष्टा, ठीक है, गोक्षुर छठा, शवद्रष्टा छठे, ठीक है। गोक्षुर सिद्ध यवागु का प्रयोग छठे मास में, तो यवागु इन्होंने छठे में भी दिया है। 7वें में प्रश्नपर्णी से सिद्ध घृत बताना है, ठीक है। 8वें में देखो इन्होंने बताया है बद्रो उदक क्वाथ से आस्थापन वस्ती, उसके बाद मधुर गण से अनुवासन वस्ती। 9वें मास में इन्होंने कुछ देना नहीं बताया, इन्होंने एक ऐड कर लीजिए, यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है कि 9वें मास में सुश्रुत ने स्निग्ध यवागु प्रसव काल तक देना है, ठीक है। क्या देना है? स्निग्ध यवागु प्रसव काल तक देना बताया है, किसने? सुश्रुत ने। तो जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो क्षीर सर्पी इम्पॉर्टेंट है, नवनीत इम्पॉर्टेंट है, और शवद्रष्टा से कई बार क्वेश्चन आया है, पृथक पर्णी से कई बार क्वेश्चन आया। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो है यवागु और वस्ती, क्योंकि चरक ने 8वें में यवागु दी है तो सुश्रुत ने 9वें में दी है, ठीक है। छठे में भी दी है यवागु, वस्ती चरक ने 9वें में दी है और केवल अनुवासन वस्ती दी है, जबकि सुश्रुत ने 8वें में दी है। आस्था पर अनुवासन दोनों ने दी है, ठीक है। भेल और लिख लीजिए कि भेल ने यवागु पान 5वें और 9वें मास में बताया है और वस्ती 9वें मास में बताई है, ठीक है। मतलब इन्होंने यवागु और वस्ती दोनों 9वें मास में बता दी है, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है गर्भिणी भोजन। इसके बाद स्रोतस है, तो स्रोतस नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।